Hello students and friends, welcome back to the series of video classes from the subject of physics. And today we are going to start the next chapter. This is chapter number 4 from the syllabus of 11th class physics. The name of the chapter is motion in a plane, and the topic which we are going to start today is vector quantities. स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये आपको पहले करना होगा मोशन इन अ प्लेन में आगे पढ़ने से पहले. So the heading today is vector quantities. Scalars and vectors. So students, scalars and vectors as we all know, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि those physical quantities which have only magnitude, they are known as scalar quantities. For example, distance, speed, okay. And those physical quantities which have both magnitude as well as direction, they are known as vector quantities. For example, velocity, displacement. ये चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की थी. मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, ये भी हमने लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त अच्छे से सीखा था. ओके, तो अभी वेक्टर्स में आगे क्या सीखना है? सबसे पहले आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. मेन हेडिंग आज की क्लास की टाइप्स ऑफ वेक्टर्स रहेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेक्टर क्वांटिटीज को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, मतलब वेक्टर एडिशन, एंड वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मींस वेक्टर सब्ट्रैक्शन. और इसी तरीके से दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होगा, मींस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. ये सब चीजें आपको हमारी हेडिंग वेक्टर क्वांटिटीज में करना होगा. ओके, सो अभी ये वेक्टर क्वांटिटीज हमारा 3 या 4 लेक्चर आगे चलना होगा. उसी के बाद आप फिर मोशन इन अ प्लेन को कर पाएंगे. मोशन इन अ प्लेन करने से पहले हमें वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी होता है. ओके, इस चीज की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? देखो, जब तक आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो वो क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन होता है, जिनको आप वेक्टर्स बोलते हैं, उन क्वांटिटीज के दो डायरेक्शंस पॉसिबल थे. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस इज द ओनली लाइन जिसके ऊपर आपको मोशन देखना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस इज द लाइन जो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करना होता है. अब एक्स एक्सिस इधर जाए तो पॉजिटिव और इधर जाए तो नेगेटिव. सो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल को यूज करके हम मोशन इन अ प्लेन में अपनी वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट कर लिया करते थे. लेकिन मोशन इन अ प्लेन में अ वेक्टर कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस. ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, सपोज ये एक प्लेन है, प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर आपके लिए होता है. वेलोसिटी इधर भी हो सकता है, वेलोसिटी इधर भी हो सकता है. ये दो तो along the line opposite to the line वाले डायरेक्शन हो ही गए. apart from these two directions, velocity can be like this, can be like this, can be like this, can be like this, and can be like this. Velocity की तरह displacement can also have large number of directions. In fact, they can have infinite number of directions in a plane. So अब इतने सारी रेंज ऑफ डायरेक्शंस के साथ दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ट्रीट करना है वो हमें स्पेशली सीखना होगा. वेक्टर एडिशन सीखना होगा उसके लिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखना होगा उसके लिए, और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये भी आपको सीखना होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट the heading for today, and as we have already done the scalars and vectors क्या होते हैं, तो आगे स्टार्ट करने वाले हैं कि how to represent a vector. वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. So students, let's start for this. How to represent a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन विद एरो यूज करते हैं. किस तरह से यूज करेंगे उसको, और स्ट्रेट लाइन की लेंथ का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर. लेंथ एंड डायरेक्शन बोथ आर मीनिंगफुल ओवर हियर. कैसे करना है देखते हैं इसको. सपोज आई वांट टू शो अ वेक्टर ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की है 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल
a vector quantity velocity. We all know velocity is a vector quantity. Okay, velocity is a vector quantity. A vector quantity velocity having 20 meter per second. What is this 20? यही तो मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर has both magnitude as well as direction. तो this 20 is the magnitude. This 20 is the magnitude. Okay. Meter per second is no doubt the unit we are using over here. Now what is the direction? Suppose it is moving towards east. It is moving towards east. So direction is also mentioned. Direction भी mention कर दिया गया है. This is the direction. Now how to represent this vector? कैसे इसको represent करना है? Okay, देखो it is represented using a straight line with arrow. Straight line arrow के साथ कैसे यूज करेंगे? 20 meter per second. Now we have to use a scale also. Suppose मैं अपने स्केल पर जो स्केल मेरा है ये suppose these are centimeter marks. Suppose these are centimeter marks 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Suppose मैं अपना स्केल इस तरह से सिलेक्ट करूंगा कि 1 सेंटीमीटर, the length of 1 centimeter is equals to या represent 20 meter per second. मेरा ऐसा स्केल है कि वहां पर मैं 1 सेंटीमीटर की लेंथ से 20 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, तो इट मींस आई विल हैव टू ड्रॉप एन एरो ऑफ दिस मच लेंथ. 1 सेंटीमीटर की लेंथ का मैं एक एरो बनाऊंगा लाइक दिस. डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट इधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट. बेटा याद रखिएगा कि अगर आप पेपर पे चारों डायरेक्शंस मार्क करना चाहते हो तो पेपर पे चारों डायरेक्शंस मार्क करने का तरीका ये होता है. नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट. ओके, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, याद रखिएगा इस चीज को. दिस इज द मेथड टू मार्क द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ओवर अ पेपर. ओके, सो ईस्ट इधर है, देखो ईस्ट इधर हो गया. सो ईस्ट की तरफ मैंने इस एरो को मार्क किया. ओके, इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दी. लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. ओके, और इसका एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन. एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ये याद रखिएगा. ओके, नाउ आई कैन use a symbol for this. Suppose the symbol is V with a vector sign, arrow sign. जो भी वेक्टर सिंबल होता है उसके ऊपर आप हैंड राइटिंग कर रहे हैं, हैंड राइटिंग टेक्स्ट में उस सिंबल के ऊपर एरो बनाएंगे. ओके, बहुत सी बुक्स में एरो नहीं होता. उन बुक्स में डार्क फॉन्ट के साथ बोल्ड लेटर्स में वेक्टर क्वांटिटीज के सिंबल को लिखा जाता है. ओके, तो हमें क्योंकि वी आर राइटिंग तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एरो का सिंबल लगाना होगा ऊपर इसके सिंबल के साथ, तब ये वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये वेक्टर जो है, दिस वेक्टर, इसका लेंथ तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो आई कैन राइट v is equals to 20 meter per second. v is equals to 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. ओके, ऐसे आप इसको, इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिख सकते हो. 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ऐसे करोगे. ठीक है, लेंथ विल रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल अगर किसी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है तो उसके लिए आप इसकी लेंथ से डबल लेंथ बनाएंगे टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो इससे डबल लाइक दिस. Now suppose this is given a symbol V1. V तो इसके लिए यूज कर लिया, इसके लिए V1 यूज करोगे. इसकी लेंथ डबल हो गई है, डबल द लेंथ, तो इट रिप्रेजेंट्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. दैट इज व्हाई वी से कि लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो इसकी लेंथ को डबल करना होगा.
मैग्नीट्यूड हाफ करोगे तो इसकी लेंथ को हाफ करना होगा। ओके, so this is how we represent a vector quantity in our diagrams. Okay students, you should copy down this and remember this for the rest of your life if you are studying physics. Okay, so please copy down this. So students, we have understood how should we represent a vector quantity in our diagrams. Okay, next we are going to start types of vectors. What we are going to start? We are going to start type of vectors. Types of vectors में first of all we are going to do displacement vector. Displacement vector क्या होता है? The first one is displacement vector. Displacement vector actually it denotes the displacement between initial and final point of an object. For example, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली इस पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर इनिशियली, और फाइनली इट हैज मूव्ड टू अ पॉइंट बी. फाइनली इट हैज मूव्ड टू द पॉइंट बी. ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए विद बी, और डायरेक्शन फाइनल पॉइंट की तरफ आपको पॉइंट आउट करना होगा. इसका डायरेक्शन वेक्टर के जिस एरो को आप एज अ वेक्टर यूज करते हो, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जिस एरो को आप एज अ वेक्टर यूज करते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं. एरो जिस साइड पर है उस साइड को आप बोलेंगे हेड, हेड ऑफ द वेक्टर, और पीछे वाली साइड को हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर. एरो के दो पार्ट्स होते हैं ना, हेड ऑफ द एरो एंड टेल ऑफ द एरो. ठीक है, वही आपके हेड ऑफ द वेक्टर एंड टेल ऑफ द वेक्टर हो जाते हैं. ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है. So what is the displacement vector? Displacement vector is a vector which represent the straight line path between the initial and final position of an object. Okay, so this is the displacement vector over here, AB. A पहले लिखोगे, इनिशियल पॉइंट पहले लिखोगे, फाइनल पॉइंट बाद में लिखोगे, और एक एरो पर बनाओगे. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर between the points A and B. Between points A and B, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ओके, एरो की लेंथ ही यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड शो करेगा. द लेंथ ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, आप इस वेक्टर को कोई सिंबल भी दे सकते हो. सपोज मैं इस वेक्टर को P सिंबल देना चाहता हूं, तो इन प्लेस ऑफ AB वी कैन आल्सो राइट P. AB की जगह पर P लिख सकते हो. आप भूल जाओ कि AB इसका सिंबल है, आप P लिख सकते हो. सो वी कैन राइट इन बोथ केस, आइदर P और फ्रॉम A टू B. दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स कि A से B तक गया है वो, फ्रॉम A टू B. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, and it gives the magnitude of the displacement as well and the direction of the displacement also. Okay, ये डायरेक्शन है इसका from A to B. The direction is from A to B. अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, या अलोंग एक्स एक्सिस मेंशन कर सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है. वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो आप कह सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस. अदरवाइज यू कैन सिंपली से दैट इट हैज मूव्ड फ्रॉम A to B. इस तरह से आप इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कॉपी करो. And now the next type of vector, the second type of vector which we are going to do is position vector. Position vector. Now what is the position vector? Position vector को समझने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं. ग्राफ स्टूडेंट्स जैसे आप पहले भी बनाते थे 10th क्लास में, x एक्सिस ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, y एक्सिस ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है. दिस इज द ओरिजिन. ओके, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ. चलो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर इसको सीखते हैं. मैं कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूं, x एक्सिस पर भी और y पर भी. 1 2
3 4 5 6 ये इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। यू शुड यूज स्केल। तो इधर तो आप अपने रजिस्टर की लाइन यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मार्क अ पॉइंट। सपोज मेरा पॉइंट है, this is my point A. Now can you tell me the coordinates of this point A? याद करो 10th क्लास में कैसे लिखते थे कोऑर्डिनेट्स? पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। So the point A can be represented as 4, 3। देखो 4x कोऑर्डिनेट ये रहा एंड 3y कोऑर्डिनेट ये रहा 4, 3। ये तरीका था, ये मेथड था ए पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, कि अगर आपको ए पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी है तो आपको उसका x कोऑर्डिनेट मार्क करना होगा, उसका y कोऑर्डिनेट मार्क करना होगा और उसको फिर आप ब्रैकेट में ए पॉइंट के साथ लिख देते हैं 4, 3। इट मींस कि ये x 4 के सामने है और y 3 के सामने है ये पॉइंट। ओके, इसी पॉइंट को आप इसकी पोजीशन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, वेक्टर मेथड से भी बता सकते हैं। वेक्टर मेथड में हम क्या यूज करते हैं? एन एरो यूज करते हैं। कैसे बताएंगे? एनी वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट, जैसे यहां पर हमारा गिवन पॉइंट है ए। एनी वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं ग्राफ को। कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, सो द वेक्टर विच गिव्स position of the given point with respect to origin of the coordinate system is known as position vector of the given point। यहां पर given point A है, तो A पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है तो A पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे और इधर A पॉइंट की तरफ मार्क करके आप एक एरो बनाएंगे। ओके, फ्रॉम O to A, this vector OA, yeah, you can write a name for it as P. This vector P gives position of A with respect to origin, so it means P is a position vector for point A. P is a position vector for point A. Okay, पोजीशन वेक्टर को सिंपली PV भी लिख सकते हैं, बहुत सी उसमें आपको लिखा मिल जाएगा, आप ना लिखें लेकिन बुक में कहीं लिखा मिल जाए तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये पोजीशन वेक्टर के लिए PV लिखा गया है। ओके, सो दिस P इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट A। ओके, अब पोजीशन, अच्छा पहले यहां तक कॉपी करते हैं इसको, फिर आगे अभी और कुछ करना है इसमें। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपने इसको यहां तक कॉपी किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट्स का एग्जांपल यहां पर मार्क कर सकते हो। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है P, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर मार्क करना है। आई आल्सो हैव अ पॉइंट C एंड आई आल्सो हैव अ पॉइंट D। इन सब के पोजीशन वेक्टर कैसे मार्क करेंगे? जॉइन देम विद द ओरिजिन। B का पोजीशन वेक्टर ये होगा, द पोजीशन वेक्टर फॉर B, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लेटर Q। C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा, मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन आप R से कर रहे हैं, C पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर, एंड D पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर ये होगा। ठीक है, सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग लेटर X। देखो ओरिजिन से ज्वाइन कर दो उस पॉइंट को तो आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ओके, दिस इज हाउ वी कैन represent a point with the help of a position vector, या we can locate a point with the help of a position vector. Okay, remember this. पोजीशन वेक्टर का ये एग्जांपल मैं आगे भी यूज करूंगा, अभी इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए आगे बढ़ते हैं। So the next type of vector is unit vector. Third one, unit vector. Okay, unit vector कहते हैं, what is a unit vector? Any vector having a magnitude of 1, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो, यूनिट हो, यूनिट मतलब 1, having unit magnitude is known as a unit vector.
इट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। ओके, सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है। दिस इज अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है और इसको मुझे सिंबल a से रिप्रेजेंट करना है। यहां पर आप ये भी सीखोगे कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको हम स्पेशल सिंबल देते हैं, कभी बताएंगे आपको, ठीक है। और वेक्टर से अलग देखते ही पता चल जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब इसकी लेंथ 1 है। ओके, और इसको रिप्रेजेंट हम एरो से नहीं करते, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगाकर। इसको बोलते हैं कैप। दिस इज अ कैप ओवर द सिंबल a, ठीक है। सो इट इज रेड एज a कैप, वेक्टर a कैप। इस कैप से ही पता चल जाता है कि ये यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, सो a कैप का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कैप इज 1 ओनली। इसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का बहुत यूज होता है, मेनली इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। स्पेसिफाई डायरेक्शन, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए बहुत काम आता है यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल इसको देखो कैसे यूज करेंगे हम लोग। सपोज इसी डायरेक्शन, सपोज ये डायरेक्शन ईस्ट है। ओके, मेरे को ईस्ट डायरेक्शन में एक वेक्टर ऐसा मार्क करना है जिसका मैग्नीट्यूड 25 है। 25 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मार्क करना चाहता हूं। 25 सपोज ये 25 लेंथ हो, ये 1 है तो ये 25 होगी ना। ओके, अब ये वेक्टर मेरा सपोज a है, a वेक्टर। सो वेक्टर a, उसकी मैग्नीट्यूड है 25 और उसका डायरेक्शन मैं ये लिख सकता हूं ड्यू ईस्ट, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं 25 a कैप। देखो ड्यू ईस्ट का मतलब a कैप ही तो है। a कैप की मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 into 1 1 ही रहेगा। प्लस उसके अंदर जो डायरेक्शन छिपी है, a कैप के अंदर कौन सी डायरेक्शन छिपी है? ईस्ट। a कैप के अंदर कौन सी डायरेक्शन छिपी है? ईस्ट। तो वो डायरेक्शन इसको मिल गई, तो वेक्टर a इज 25 टुवर्ड्स ईस्ट। सपोज ये अगर 1 मीटर है तो a क्या हो जाएगा? 25 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। a क्या मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, 25 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन यूज यूनिट वेक्टर्स टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। ओके, अगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन शो करना है, सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर ऑफ 3 मीटर्स बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ। मान लो ये b है, तो b कैन बी रिटन एज, आप या तो उसको बोल सकते हैं 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हैं 3 a कैप का नेगेटिव डायरेक्शन। a कैप तो वेस्ट ईस्ट है, ईस्ट का नेगेटिव कर दो तो वेस्ट हो जाएगा। ओके, मीटर्स, तो -3 a कैप मींस 3 मीटर्स तो उसकी मैग्नीट्यूड है a कैप से नेगेटिव डायरेक्शन में, और a कैप क्या था? ईस्ट की तरफ, तो इट मींस 3 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, दिस इज हाउ वी यूज यूनिट वेक्टर्स। इतना कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स अभी हमें कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स सीखने हैं। मैं इधर से इसको रब कर देता हूं, मुझे स्पेस चाहिए यहां पर। कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स मेरे को सीखने हैं, और वो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स किधर होते हैं? आपको याद है ग्राफ्स की एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, मार्किंग कर लेते हैं, इक्वल मार्किंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओके, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्पेशल यूनिट वेक्टर हमने असाइन किया हुआ है। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी ना? ये 1 है, ये 2 है, यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो। इतना बड़ा वेक्टर कहीं भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं फिलहाल यही बना लेता हूं। ये रहा वो वेक्टर, देखो लेंथ इसकी 1 तक जा रही है, तो इट इज अ यूनिट वेक्टर।
और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्पेशल यूनिट वेक्टर है जिसका नाम हमने आई कैप रखा हुआ है। कैप का मतलब ही क्या होता है? कैप का मतलब होता है इट इज अ यूनिट वेक्टर। कैप देखते ही पहचान जाओगे कि ये यूनिट वेक्टर है। कैप लगता ही यूनिट वेक्टर के ऊपर है। ओके, सो a unit vector along the direction along the positive direction of x axis is I cap, याद रखिएगा। इसी तरीके से a unit vector along the positive direction of y axis is known as j cap. It is known as j cap. And remember students, we have got one more axis, the z axis. x y z थ्री डायमेंशनल स्पेस कंप्लीट होता है हमारा। ओके, अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस है और आपके पास z एक्सिस भी है तो z एक्सिस हम अपने डायग्राम में थ्री डायमेंशनली ऐसे मार्क करेंगे, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड, आपका पेपर होगा तो प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलती हुई एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस होती है, अंदर जाती हुई नेगेटिव z एक्सिस होगी। ओके, लेकिन उसको हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा प्लेन पेपर का प्लेन तो टू डायमेंशनल है, उसको हम ऐसे शो कर देते हैं लाइक दिस। This is the positive direction of z axis. Okay? तो z axis पर भी एक यूनिट वेक्टर होता है और वो यूनिट वेक्टर कहलाता है k कैप। क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। किस तरह से हैं? देखो, y axis पर this is the unit vector, suppose this is the unit vector along y axis, sorry x axis, this is the unit vector along positive direction of x axis, और y एक्सिस पर ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और z एक्सिस पर अगर मैं यूनिट वेक्टर मान लूं ये, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। ब्लैक वाला y x एक्सिस पर है, रेड वाला y एक्सिस पर है और ब्लू वाला z एक्सिस पर इस तरह से जाएगा। अब चेक करें किन्हीं भी दो यूनिट वेक्टर्स के बीच में, या कह सकते हो किन्हीं भी दो एक्सिस के बीच में x y z एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। x और y आपस में 90 होते हैं ना, देखो x और y, दिस एंगल इज 90 डिग्री x y, तो i और j के बीच का एंगल 90 है। ओके, इसी तरीके से x और z ऐसे देख सकते हो, x और z दिस एंगल इज आल्सो 90, एंड इसी तरीके से y और z this angle is also 90. So angle between any two axes xy और z is 90 degree. इसीलिए angle between any two unit vectors along these coordinate axes is also 90 degree. ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो तीन यूनिट वेक्टर्स ये आपस में म्यूचुअली 90 डिग्रीज पर हैं, इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है कि तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, रिमेंबर दिस, इसको याद रखिएगा। तो दीज आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये हमेशा आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, याद रखें, बहुत काम की चीज है, आगे बहुत काम आने वाली है। ओके, तो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जे कैप, और मेरे साथ रिपीट करें आप कि जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में के कैप होता है। ओके, इस डायग्राम को कॉपी कर लें और फिर आगे की बात करेंगे। So students, hope you have copied this diagram। और यहां पर मैं आपको एक चीज और रिपीट करा देता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में थ्री डायमेंशनल स्पेस को इमेजिन करना हो तो आप क्या इमेजिन करेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे? बेटा, जिस भी रूम में या हॉल में बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम में या उस हॉल में बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको ध्यान देना होगा। बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सपोज आप इस तरह से बैठे, मैं भी आपके साइड ऐसे हो जाता हूं, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर आपके रूम का ये नीचे वाला, बॉटम मतलब नीचे वाला कॉर्नर लेफ्ट हैंड पर। ओके, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ध्यान देंगे। बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जैसे ही आप ध्यान देंगे तो आपको कॉर्नर में तीन लाइंस नजर आएंगी। कैसी लाइंस होंगी? वो ऐसी लाइंस होंगी जो सामने वाली दीवार और फर्श के साथ, देखो दिस इज द सामने वाली वॉल और नीचे दिस इज द फ्लोर, इन दोनों से मिलकर जो लाइन बनती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। ओके, फिर इसी तरीके से आपको एक लाइन नजर आएगी जो सामने वाली दीवार और साइड वाली दीवार के साथ बनती है। वो लाइन
वो लाइन जो सामने वाली दीवार, ये सामने वाली दीवार है और ये साइड वाली वॉल है, इनके साथ जो लाइन बनती है ये वाली लाइन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है। ओके, और ऐसे ही यू विल ऑब्जर्व वन मोर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कॉर्नर ओनली, और वो लेफ्ट हैंड वाली दीवार के साथ, लेफ्ट हैंड वाली वॉल के साथ और फ्लोर के साथ बनती है। वो लाइन देखो, इस वॉल के साथ जो लेफ्ट हैंड पर है आपके, और नीचे जो फ्लोर जिस पर आप अभी बैठे या खड़े हैं, वहां से एक लाइन बनती है, वो लाइन होती है हमारी z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये जहां पर तीनों मिलते हैं, ये ओरिजिन है, मतलब बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर हमारा ओरिजिन है। इस तरीके से आप एक 3 डायमेंशनल स्पेस में आ गए हैं। जिस 3 डायमेंशनल स्पेस में आप बैठे हो वो आपका रूम है, और बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर आपका ओरिजिन है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन आपके सामने हैं। इस तरह से आप अपने आप को एक 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन कर पाओगे। ओके, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन व्हिच वी आर सिटिंग। हमेशा याद रखिएगा, जब भी 3 डायमेंशनल स्पेस को इमेजिन करना हो, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर इज द ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर आप अपनी इमेजिनेशन को शुरू कर सकते हैं बिल्कुल अपने ठीक सामने। ओके, सो ये यूनिट वेक्टर्स याद रखिएगा। ओके, इसको रब करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। And now the next vector, fourth type of vector is zero vector. जीरो वेक्टर, या फिर आप इसको नल वेक्टर कहकर भी बुला सकते हैं। ना जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको आप जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। और इस वेक्टर का डायरेक्शन एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। ओके, इस वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी या जीरो वेक्टर में क्यों डिफाइन करना पड़ता है, इसका रीजन आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। सपोज आपके पास एक वेक्टर है a, ओके, और आपके पास एक और वेक्टर है b, और b वेक्टर a का ठीक उल्टा ही है, मतलब जितना बड़ा a है ना उतना ही है b इज इक्वल टू a, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है वेक्टर्स में, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अगर आपने a के साथ b को ऐड करना है तो बताओ क्या आंसर आएगा। वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करना है, वेक्टर a और वेक्टर b ठीक है एक दूसरे के इक्वल लेकिन अपोजिट है, तो क्या आंसर आएगा 0। लेकिन दो वेक्टर्स को ऐड करके आंसर तो वेक्टर ही आएगा ना, दिस इज अ जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 0 है और इसका कोई भी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। ओके, इसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। तो इस तरह से हमें जीरो वेक्टर को डिफाइन करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप किसी वेक्टर को, सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर x, और उसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल अगेन गेट अ जीरो वेक्टर, यू विल गेट अ जीरो वेक्टर। ओके, ये भी एक रिजल्ट है जीरो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, या फिर एक वेक्टर को उसके इक्वल एंड अपोजिट के साथ ऐड करोगे तो जीरो वेक्टर आपके पास आएगा। ठीक, सो जीरो वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है, दिस इज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ओके, कॉपी करें बेटा इसको जल्दी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेक्टर नंबर 5। टाइप्स ऑफ वेक्टर है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स किसे बोलेंगे, पैरेलल लाइंस तो पता है, जो लाइंस कभी नहीं मिलती, दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, इन लाइंस के ऊपर वेक्टर बना दो, वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। सपोज दिस इज अ वेक्टर a and this is a vector b. a and b are parallel vectors, a is parallel to b। और दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स। देखो दो लाइंस अगर सेम डायरेक्शन में हो, सपोज एक लाइन ये है ब्लू वन और दूसरी ब्लैक वन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। दो लाइंस के बीच का एंगल कुछ होगा इस तरह से, कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ तो इट इज 0 डिग्री। ये दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, ब्लू एंड ब्लैक, तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, याद रखिएगा इसको। सो एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पैरेलल वेक्टर्स, those vectors which never touch each other, या which are directed along parallel lines, या which have same direction, to be very simple, vectors having same direction are known as parallel vectors and the angle between parallel vectors is 0 degree। okay,
अगर आप इसी लाइन पर एक और वेक्टर भी बना दें, सपोज सी, ए और सी भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल की कैटेगरी में है। ओके, वेदर दे आर ऑन द सेम लाइन, लेकिन ये पैरेलल की कैटेगरी में आएंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, देखो ए और सी का सेम डायरेक्शन है, देन दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। ओके, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। कॉपी करें इसको जल्दी। नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, नाउ व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? दो पैरेलल लाइंस हैं, चलो हैं, एक वेक्टर है मेरे पास ए, ये रहा ए जिसे पहले था, दूसरा वेक्टर है मेरे पास डी दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर, लेकिन उसका डायरेक्शन ए से अपोजिट है, ए से अपोजिट है। ओके, सो इट मींस ए और डी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ए इज एंटी पैरेलल टू डी, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है? इनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे होता है? मैंने आपको बताया था, टू वेक्टर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है, 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 और ये ब्लू वाला ब्लैक से अपोजिट कब होगा? लाइक दिस। अभी अपोजिट है, देखो इससे ब्लू वाला ब्लैक से अपोजिट है, एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में है ये। ओके, तो इनके बीच में एंगल क्या है? ये दिस एंगल इज 180 डिग्री ना, दिस एंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है? टू वेक्टर्स डायरेक्टेड अलोंग अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्टेड अगर हो तो वेक्टर्स, उनको आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं, और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। बड़ा कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। And now the vector number 7. Vector number 7 is equal vectors. What are equal vectors? Vectors belonging to same physical quantity, having same magnitude and same direction are known as equal vectors. दो वेक्टर्स को इक्वल होने की क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1 इज वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो लेंथ वाला वेक्टर तो लेंथ के इक्वल होगा ना, या आप एक लेंथ वेक्टर को फोर्स वेक्टर के इक्वल कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्स वेक्टर के इक्वल हो सकता है, लेंथ वेक्टर के इक्वल हो सकता है। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, सो वेक्टर्स बिलोंगिंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट वन। एंड नाउ उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और उनके डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्योंकि वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे तभी वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। आपने मैग्नीट्यूड तो सेम कर दिया लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं करा तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। या डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब भी वो इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम होना है, डायरेक्शन भी सेम होना है, और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करते हो, देन दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a 2 मीटर की लेंथ, दूसरा वेक्टर अगर इसके इक्वल बनाना है आपको b, उसकी लेंथ भी 2 मीटर होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। ओके, सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल। तो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल भी होते हैं लेकिन सारे पैरेलल इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा, सारे पैरेलल इक्वल नहीं होते, बट इक्वल ये पैरेलल होते हैं। तो अगर इक्वल वेक्टर्स पैरेलल भी होते हैं मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? दो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, बिकॉज़ दे बिलोंग टू द सेम डायरेक्शन, या दे आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। ओके, सो ये हो गया आपके इक्वल वेक्टर्स। दे बिलोंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एज वेल। ओके, याद रखिएगा इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज 8th वन, नेगेटिव वेक्टर्स या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसका उल्टा, इक्वल वेक्टर्स का उल्टा नेगेटिव वेक्टर्स। कैसे हुआ उल्टा? देखते हैं कैसे हुआ उल्टा। सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर a
which is equal to 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ये 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा बिल्कुल ठीक ऐसा ही वेक्टर उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, इतना ही बड़ा, ओके, इतना ही बड़ा लेकिन इससे अपोजिटली डायरेक्टेड बी, वो क्या होगा? -2 मीटर पर सेकेंड होगा। सिंपल, इसका नेगेटिव है बी। कैसे लिखोगे? इक्वल वेक्टर्स अगर हैं आप उनको लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दे आर इक्वल, तो इक्वलिटी साइन बीच में लगा दिया। लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव को कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल बट अपोजिट टू बी, ये नेगेटिव वेक्टर्स को लिख सकते हो। ए इज इक्वल बट अपोजिट ऑफ बी या ए इज नेगेटिव ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ए बी का नेगेटिव है तो बी ए का नेगेटिव होगा। ओके, इफ ए इज नेगेटिव ऑफ बी देन बी इज आल्सो नेगेटिव ऑफ ए। ओके, तो लेकिन ये कभी नहीं लिख पाओगे आप इन वेक्टर्स के लिए कि a इज इक्वल टू बी। नो, a इज नॉट इक्वल टू b, a तो 2 है, b -2 है, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग है तो ये इक्वल नहीं होंगे। सो टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये तो एंटी पैरेलल हुए ना, और एंटी पैरेलल के लिए उनके बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है एंटी बीच का एंगल, अभी पढ़ा था हमने। ओके, so you may copy down these 7th and 8th type of vector as equal vectors and negative vectors. And now students, आज की स्टडी को थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज वेक्टर नंबर 9, वेक्टर नंबर 9, और ये वेक्टर होगा हमारा टाइप ऑफ वेक्टर में कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कुछ नहीं, सिर्फ एक डेफिनेशन आपको समझनी है इसकी क्या होती है। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, सेम लाइन पर आने वाले वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं और उसके ऊपर कितने भी वेक्टर्स ड्रॉ कर लूं, ए बी, इसका अपोजिटली डायरेक्टेड भी हो सकता है सी डी, या इसके पैरेलल एक और लाइन हो और उस पर भी आप वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ई एफ आर एंड सो ऑन। सो वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर या पैरेलल लाइंस पर आते हो उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वन, 10th, कोप्लेनर वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? को मींस सेम, प्लेनर मतलब सेम प्लेन में जो बनाए गए वेक्टर्स होंगे वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। द वेक्टर्स drawn in the same plane or in parallel planes। मान लो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इसके पैरेलल, इन दोनों प्लेन्स पर भी जो वेक्टर्स बनाए जाएंगे वो सब कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। ओके, जैसे कोलिनियर वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स drawn on the same line or on parallel lines, they are collinear, ऐसे ही कोप्लेनर। वेक्टर्स drawn on the same plane or on parallel planes, they are known as coplanar vectors। सपोज मेरे पास कोई प्लेन है, ये एक बोर्ड का प्लेन भी प्लेन ही है ना। देखो प्लेन जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, ये याद रखिएगा, फ्लैट सरफेस में बोलेगा। ओके, सो इस प्लेन पर आप कितने ही वेक्टर्स बनाओ, किसी भी डायरेक्शन में बनाओ, ए बी सी डी ई पी क्यू, ऑल दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कुछ और वेक्टर्स अगर आप इसके पैरेलल प्लेन पर बनाएंगे वो भी कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे इनके साथ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ वेक्टर्स अभी अपने जिस रूम में आप बैठे ना उस रूम में फ्लोर के ऊपर कुछ वेक्टर्स आपने बना लिए, इमेजिन करोगे आपने कुछ वेक्टर्स बना लिए हैं, और कुछ वेक्टर्स आपने किसी भी डायरेक्शन में सीलिंग पर भी बना लिए हैं। सीलिंग का प्लेन और फ्लोर का प्लेन पैरेलल प्लेन्स हैं। ओके, तो ये वेक्टर्स जो आपने फ्लोर पे और सीलिंग पे बनाए हैं, दे ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स विद ईच अदर, आपस में सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ओके, so coplanar vectors, the vectors drawn on the same plane or on parallel planes, they are known as coplanar vectors। now the next one, 11 type of vectors में 11th point, 11th heading है, 11th type of vector, co initial vectors। now what are co initial vectors?
को मींस सेम, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट या सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। सपोज सबका स्टार्टिंग पॉइंट ये O है, ओके, तो जितने भी वेक्टर्स O पॉइंट से स्टार्ट होंगे या जिनकी सबकी टेल O पर होगी वो सब को इनिशियल वेक्टर्स हैं। P, Q, R, A, B, they all are co-initial vectors. Okay. Now the next one is co-terminus vectors. Now what are co-terminus vectors? Co means same, terminus means terminal point, ending point. जिन वेक्टर्स का एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए, सपोज O पॉइंट पर सारे वेक्टर्स को एंड करना है, वो वेक्टर्स को-टर्मिनस वेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर A ends at the point O, vector B ends at the point O, vector C ends at the point O, तो A, B and C they are co-terminus vectors. So students, copy down these four types of vectors: collinear, coplanar, co-initial and co-terminus. And now the 13th type of vector for today, fixed vectors. What are fixed vectors? Vectors whose tail is fixed at a given point. They are known as fixed vectors. जिनकी टेल एक पॉइंट पर फिक्स हो जाए। जैसे आपने आज किया था एक पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर A पॉइंट का, उसकी टेल तो ओरिजिन पर ही फिक्स रहनी है ना। पोजीशन वेक्टर्स फिक्स्ड वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, ओके, whose tails are fixed at a given point, उनको आप फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स इसके अपोजिट कह सकते हैं आप, जिनकी टेल फिक्स ना हो, जिनकी टेल फ्री टू मूव हो, वो फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी तो वो यहां पर था A पॉइंट पर, थोड़ी देर में वो यहां पहुंच जाएगा, तो आप उसका वेलोसिटी यहां मार्क करेंगे ना B पॉइंट पर, तो उसका टेल यहां से यहां पहुंचा, मान लो टेल यहां A पॉइंट पर टेल है और वो B पॉइंट पर हो गया टेल, ओके, सो इट्स टेल इज फ्री टू मूव, इट इज फ्री वेक्टर। इसका एग्जांपल है वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर्स एंड फ्री वेक्टर्स, इनको भी आप एक बार कॉपी कर लें। And now the last type of vectors for today's class, 15th one, polar vectors, and the 16th one, axial vectors. ब्रॉडली स्पीकिंग वेक्टर्स को आप इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव गॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से आप उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर, जैसे कि पोजीशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, फोर्स का वेक्टर होता है, दे विल हैव गॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से आप इसको अप्लाई करेंगे, ओके। कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो रोटेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज को रिजेंबल करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसे टॉर्क को या रोटेशनल वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्ली, ओके। इनको जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, और नॉर्मली ये वेक्टर्स प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज अगर एंगुलर इस प्लेन में, दिस इज द प्लेन, और इस प्लेन में किसी का एंगुलर वेलोसिटी ऐसा है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, इस तरह से। और ये एक्सियल वेक्टर्स राइट हैंड थंब रूल से इनका डायरेक्शन आता है, राइट हैंड थंब रूल, रोटेटिंग क्वांटिटी के डायरेक्शन में आपको राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करनी है, राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करनी है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर। वो जो एक्सियल वेक्टर है, जो भी यहां पर हमारे एग्जांपल में एंगुलर वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन आपको थंब देगा, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी रोटेटिंग फिजिकल क्वांटिटी है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज,
उसके अकॉर्डिंगली आप सीधे हाथ की उंगलियां कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, थंब विल गिव द डायरेक्शन। तो अभी ये ऐसे घूम रहा है, थंब इज अपवर्ड, ओके, एक्सियल वेक्टर। तो वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, पोलर या एक्सियल, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वेक्टर्स का, ओके, इनको भी आप याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स ये भी कॉपी करें। So my dear students, this is all for today's class, the lecture number 1 of the chapter 4। और आज की क्लास का मेन टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने क्यों पढ़े स्टूडेंट्स? बहुत से आपके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने का क्या फायदा हुआ हमको, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होगा। बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ने का बहुत फायदा है। जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं, जब आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको कई जगह पर वेक्टर्स इन नाम से बुलाए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहा जाएगा किसी क्वेश्चन में कि अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, इस तरह से। तो पैरेलल वेक्टर्स की नॉलेज कम है यहाँ पर, ओके। या आपसे कहा जाएगा अ वेक्टर x इज a negative of vector y, तो नेगेटिव वेक्टर अगर आपको नहीं पता तो कैसे आप पहचानोगे? या there is a point A on a ग्राफ पेपर, उसका पोजीशन वेक्टर बनवाया जाएगा किसी तरीके से आपसे, तो पोजीशन वेक्टर आपने सीखा है आज, तभी तो बना पाओगे, ओके। तो ये सब चीजें आपको आगे पूरी फिजिक्स में काम आएंगी आप, ओके। दैट इज व्हाई वी हैव स्टडीड दीस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ओके। एंड आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ रिलेटेड टू वेक्टर्स ओनली। So till then, bye bye.